प्रशांत किशोर जी आप सभी के बीच आ चुके हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफ़ी मशहूर आप सभी के बीच हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो काफ़ी चर्चा में, काफ़ी चर्चित, काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी मशहूर। आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, आप सभी सेटल डाउन हो जाएं, कोई मूवमेंट ना करें, मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे कर दें। अनुरोध है आप सभी से एक बार फिर। प्रशांत किशोर जी आप सभी के बीच आ चुके हैं। अब देखिए, जिस नेता को, हालांकि वो कहते हैं कि वो नेता नहीं है, लेकिन जिन्हें हम अब इस मंच पर बुलाएंगे वो बिहार की सियासत का वो नाम बन चुके हैं जो काफ़ी मशहूर और काफ़ी सक्रिय, जनता के बीच चलकर जनमत की थाह लेने वाला वो चेहरा जिसने सत्ता के गलियारों में रणनीति रचाई और सड़कों पर जन सुराज की आवाज उठाई, जिसने कभी दूसरों की जीत की पटकथा लिखी, अब अपनी कहानी खुद गढ़ने निकला है। बिहार के गांव गांव में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके हर सवाल को अपने कंधे पर उठाया है, बिना किसी पद, बिना किसी सत्ता के, लेकिन जनता की नब्ज पकड़ने वाला ये शख्स आज हमारे बीच है, आज यहां है। क्या ये सिर्फ आंदोलन है या आने वाले कल का विकल्प भी? क्या ये रणनीतिकार अब नेता बन पाएगा? क्या जन सुराज सिर्फ सपना है या सत्ता का सच? बिहार की सबसे तीखी बहस में बिहार की बात के इस मंच पर आ रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। स्वागत है प्रशांत किशोर जी आपका। आप आज हम लोगों के बीच बैठे हैं तो आपकी दो छवि, जो अभी जैसा जेपी ने भी बताया, दो छवि हमारे सामने घूम रही है। एक छवि तो वो है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री निवास में बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और एक दूसरी छवि है बिहार की सड़कों पर आप खाक छान रहे हैं, कीचड़ से लथपथ हैं आपके पांव, आप पसीने से भीगे हुए हैं, तरबतर हैं, और भीड़ के बीच आप नारे लग रहे हैं और आप उनके बीच घूम रहे हैं पसीने से तरबतर होकर। ये दोनों तस्वीरें हैं, और इससे जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है वो यही है, हालांकि पहले भी ये सवाल आपसे पूछा गया होगा कि क्यों, ऐसा क्यों, और कब आपको लगा कि आपको भूमिका बदलनी चाहिए है और निर्देशक से नायक बनना चाहिए है? आपको कब ऐसा लगा और क्यों लगा? देखिए, सबसे पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद। ये आप लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है कि पहले निर्देशक की भूमिका में थे, अब नायक की भूमिका में हैं। बिहार के लड़के हैं और नियति में यकीन रखने वाले लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि हम लोग निमित्त मात्र हैं। जो हमारी बुद्धि शक्ति जो भी है, मेरी क्या किसी की भी, ये बिहार में जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज से 5 बरस पहले भी कर सकता था, लेकिन बिहार की राजनीति में मुझे कोई सक्रिय भूमिका अदा करनी है, कोई भूमिका लेनी है, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था। और इसका प्रमाण ये है कि 2015 में मेरी बड़ी भूमिका थी यहाँ। जो अभी हम जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन 2015 में तो हम लोग जीत गए थे। अगर बिहार की राजनीति में, बिहार की सरकार में, व्यवस्था में मैं अपने लिए कोई भूमिका चाहता तो 15 में कोई नहीं रोक रहा था, खुद के लिए वो भूमिका ले सकता था। बिल्कुल। लेकिन मेरी कोई कभी उसमें दिलचस्पी नहीं रही है, उसको आप मेरा दोष भी मान सकते हैं। लेकिन कोविड के दौरान आपने जो सवाल पूछा कि कब ऐसी बात हुई, क्योंकि मेरा ये जेन्युइनली अपने ये मानना था कि नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में सुधार की शुरुआत हुई है, और इसीलिए मैंने उनकी मदद भी 2014-15 में की, स्वेच्छा से मदद की थी उनकी। और हम लोग का बस इतना ही था कि बिहार सुधरे, बिहार सुधरे, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन 2021 में जब मैंने देखा कोविड के दौरान जिस तरह की त्रासदी बिहार के लोगों को झेलनी पड़ी, और मैंने अपने आप को जितना लाचार फील किया कि हम लोग के पास इतनी ताकत, शक्ति, संसाधन होने के बाद भी मैं व्यक्तिगत स्तर पर 10 लोगों को बस भी नहीं मुहैया करा पा रहा हूँ, उसको खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। मतलब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे
मुझे याद है करीब 10-15 हजार लोग जो घरों से दिल्ली से निकाल दिए गए, यूपी में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है और लोग बॉर्डर पे मारा मारी कर रहे हैं। लॉकडाउन जब पहला लगा था तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात शुरू हुई कि नहीं, अब मुझे कुछ बिहार के लिए करना चाहिए। ऐसी स्थिति में नहीं मुझे होना चाहिए जहां बिहार के लोगों पर इतनी बड़ी त्रासदी है और मेरे पास सारी सुविधा ताकत होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तब मैं बंगाल का इलेक्शन कर रहा था और बिहार के इलेक्शन हुए नवंबर में, और जब रिजल्ट आया तो नीतीश जी ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। एक दिन रिजल्ट से पहले भी 2 बार फ़ोन किया। रिजल्ट के दिन थोड़ा नर्वस थे। मैंने जब रिजल्ट आया उनको कहा कि अब मत बनिए मुख्यमंत्री, ये 42 विधायकों को लेकर आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा मुख्यमंत्री मत बिल्कुल बनिए। कहा, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। जी। और मेरे से 5 बजे तक वो कहते, मैंने उनको कहा कि छोड़ दीजिए, मत बनिए, बनिएगा तो आपका इकबाल नहीं रहेगा सरकार के तौर पे। यह भविष्यवाणी आपने 2015 में ही कर दी थी, 2020 में कर दी। 2020 चुनाव से पहले भी कहा था, लेकिन रिजल्ट आया तो मैं आपके मंच पे पहली बार बता रहा हूं। बिल्कुल। एक बार नहीं 3 बार वीडियो कॉल पे मेरे से बात की उन्होंने। 2020 में रिजल्ट आने के एक दिन पहले भी बात किया, रिजल्ट आने के दिन भी बात किया, रिजल्ट आ गया उसके बाद भी मेरी बात हुई। और हमने उनको बार बार यही कहा कि मत बनिए, इकबाल आपका नहीं रहेगा, आप चला नहीं पाओगे। और 6 बजे तक वो कहते रहे कि नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से। फिर 6:30 बजे बन गए। अच्छा, अब उनका कहना था कि बीजेपी वालों ने दबाव दे दिया, ये किया वो क्या, कुछ आप लोगों को भी जानकारी होगी। 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मान गए। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए जो रास्ता कि भाई ये तो अपना जो करना था कर लिए। बंगाल हम लोग जीते, लेकिन मुझे बिहार में आना है। इसका प्रमाण दूसरा ये है कि बंगाल का रिजल्ट आया, लोगों ने रिजल्ट की शाबाशी देने के लिए जब इंटरव्यू लिया तो पहले ही मैंने घोषणा की मैं अब ये काम छोड़ रहा हूं, अब आगे ये काम नहीं करूंगा। 2 मई 2021 को ही घोषणा उसी दिन कर दी 11 बजे। जब आपने बंगाल में मोदी को हरा दिया, 2 मई दीदी गई, यह सच नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने जब जो कहा वो सच जी हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में उससे पहले से सेट था कि मुझे इसके बाद ये काम नहीं करना है, बिहार जाना है। अब 1 साल उसका प्रारूप सोचने के लिए मैंने रखा और बिल्कुल मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस के साथ ये काम करूं, बिहार मेरा केंद्र रहे लेकिन पूरे देश में कांग्रेस के साथ काम करूं। और जो कांग्रेस को प्रारूप दिया वो मोर और लेस वही है जो जनसुराज अभी बिहार में कर रहा है। ऑब्वियसली वो पूरे पैन इंडिया का था, तो उसमें जो कुछ हिंदी हार्टलैंड थे जहां कांग्रेस के रिवाइवल की बात थी, उसमें यूपी, बिहार और 4 और राज्य थे। मैं उसका पूरा एकदम यहाँ खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ। जहां पर मेरा सुझाव ये था कि आपको ग्रास रूट से कांग्रेस को गांधी के नाम पर फिर से खड़ा करना चाहिए। वो बात बनी और बन के फिर मैंने नहीं मानी। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उसके बारे में आप जरूर थोड़ा कुछ नहीं, बताएं। वही जब मैं आप बता रहा कांग्रेस गए, हूँ आपकी बात कि उसका जो कांग्रेस का जो पूरा ब्लूप्रिंट था, तो उसमें पूरे भारत को मैंने 3 भाग में बांट के उस तरह की प्रक्रिया, एक ब्लूप्रिंट बनाया था कि 10 वर्ष में कैसे कांग्रेस वापस अपना ग्लोरियस पास्ट रीगेन कर सकती है। और आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि बिहार में मैं जो कर रहा हूं, मोटे तौर पे यही बात मैंने कांग्रेस के लिए सुझाई थी, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, कुछ और राज्य थे। तो वो पदयात्रा जो राहुल गांधी की हुई, जो आपने की, आप उसका मैं पूर्वाभास था वो? पदयात्रा के साथ उसमें बहुत बड़ा प्लान था वो, तो उसमें पदयात्रा भी एक छोटा हिस्सा था। लेकिन मूलतः बात ये थी कि यू हैव टू गो एंड कनेक्ट विद द मासेस अगेन। अब जब वो बात उनसे बन के भी नहीं बनी, इसलिए मैं कह रहा हूं बन के भी नहीं बनी क्योंकि उन्होंने कहा कि आके कीजिए, लेकिन वो करने के लिए वो चाहते थे कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बना दिया जाए जो मेरे निर्देशन में या मेरे मार्गदर्शन में या मेरे कोऑर्डिनेशन में काम करे, और वो पूरी जो प्लानिंग मैंने करी थी उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी ईएजी को हुई। और मैंने उस पर मेरा ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन की वजह बस इतनी थी कि ईएजी वाज बीइंग फॉर्म्ड विथ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्योंकि कांग्रेस के संविधान में कोई ईएजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सीडब्ल्यूसी है, उसमें कहीं कोई ईएजी की बात नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि आप कांग्रेस में जिस तरह की सुधार की मेरे सुझाव पर आप सहमत हो गए हैं, वो सुधार आप कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनाए हुए बॉडी से नहीं कर पाएंगे। और फिर मेरा डिसीजन सही इसलिए था कि मैं आपको बता दूं कि ईएजी आज भी कांग्रेस में बना हुआ है। मैं नहीं गया, लेकिन उन्होंने 8 लोगों की वो कमेटी बनाई, लेकिन कोई जानता भी नहीं है कि वो ईएजी कमेटी क्या कर रही है। तो मुझे विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट मुझे लगता है कि वो मेरा डिसीजन ठीक था। उन्होंने ऑफर किया, इसलिए उनका धन्यवाद भी है। लेकिन मुझे लगा कि
बेहतर तरीका ये है कि अब वो जब पूरी तरीके से सहमत होकर भी नहीं सहमत हैं तो मैं जाकर इसको बिहार के स्तर पर खुद से करूं, क्योंकि मेरी क्षमता ये नहीं कि मैं अपने दम पर पूरे देश में करूं। बिहार में कर सकता था, इसलिए बिहार में आकर ये कर रहा हूं। इसी तरह ये जनसुराज की शुरुआत की कहानी है। सोच से लेकर 2 मई 2022 को मैं यहाँ आया हूँ और तब से लगा हुआ हूँ। प्रशांत जी, आपको ये नहीं लगा जब आप बिहार आ रहे थे कि 1990 में जब लालू यादव सत्ता में आए, बिहार में पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत हुई और कहा यह जाता है कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं, और इसे कुछ भी कह लें, आपकी जाति क्या है आरजेडी वाले खोलते हैं। आपको लगता है, कई पॉलिटिकल पंडित्स मानते हैं कि जो आपकी मेहनत है, जो आपका श्रम है, यदि आप ओबीसी होते, ईबीसी होते, दलित होते तो प्रशांत किशोर के जनसुराज को सफलता 2025 में ही मिल जाती। अभी भी मिलेगी, घबराइए। अभी भी मिलेगी, अभी भी मिलेगी। अभी भी मिलेगी। मतलब बिहार जाति को तोड़ देगा? भाई, बिहार हर 5 वर्ष में जातियों को तोड़ता रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। आप बताइए, 2014 से लोकसभा के 3 चुनाव हुए, लगातार मोदी जी भाजपा यहाँ जीत रही है। आप और हम जानते हैं भाजपा का यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है। सुशील मोदी जी के जाने के बाद तो कोई भी चेहरा नहीं है जी। जातियों की जो आप बात कर रहे हैं वो जातियों की चेहरा है, उसके व्यवस्था है। पीछे आप लग जाते और हैं। बार बार आप लोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा को यहाँ वोट नहीं मिल रहा है, यहाँ मोदी जी को वोट मिल रहा है। कुछ लोग का जिनका ये कहना है कि नीतीश की वजह से मिलता है, तो 2014 में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नीतीश जी मोदी के साथ नहीं थे, बिल्कुल, फिर भी भाजपा यहाँ जीती। लोगों ने कहा मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। तो भाई, मोदी जी के जाति का कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बताइए। और मुझे आश्चर्य यह है कि आप जैसे बड़े पत्रकार इस बात को रोज स्वीकार करते हैं, फिर जाके कहते हैं यहाँ लोग जाति पर ही वोट देते हैं। आप बताइए कि 14 में अगर जाति यूपी में टूटा तो क्या बिहार में जाति नहीं टूटी? अगर 14 में कर्नाटक में जाति टूटी तो बिहार में भी टूटी। अगर बिहार में जाति नहीं टूटती और पूरे देश में जाति टूट गई होती तो हम लोग मानते कि नहीं, डिग्री यहां पर ज्यादा है। जब अगर 84 में इंदिरा जी की लहर में कांग्रेस को वोट मिला तो बिहार में भी उनको मिला। 1989 में अगर बीपी सिंह को पूरे हिंदी हार्टलैंड में जनता दल को वोट मिला वो फोर्स भ्रष्टाचार के नाम पर, तो बिहार में भी जाति टूटी, लोगों ने बीपी सिंह को वोट दिया। 2014 में जब मोदी जी के नाम पर पूरे देश में कम से कम हिंदी हार्टलैंड में लोगों ने वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2019 में अगर पुलवामा के नाम पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिली तो बिहार में भी मिली। एक्सेप्शन कहां है? अगर एक्सेप्शन आप मुझे दिखा दीजिए कि नहीं पूरे देश में लोग जातियों से उठ गए, बिहार में नहीं उठे, तो मैं मान लूंगा कि डिग्री ऑफ कास्ट और इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इज ग्रेटर देन अदर स्टेट्स। मेरे भाई, खाम थियरी बिहार में थोड़ी ना बना है। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम गुजरात की थियरी है। लिंगायत और वोक्कालिगा कर्नाटक में है। कुंबी मराठा महाराष्ट्र में है। कापू, खम्मा, रेड्डी आंध्र प्रदेश में है। और हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे जाति बिहार से ही शुरू होती है और बिहार में ही खत्म होती है। मैंने चुनाव जितने भी राज्यों में कराया है, देश के स्तर पर भी जहां मैं जुड़ा रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है कि जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं जाति है। एक फैक्टर है, जी। एकमात्र फैक्टर नहीं। अगर होती तो मोदी नहीं जीतते यूपी बिहार में। अगर होती तो गुजरात में काम थियरी नहीं तोड़ी जाती। हर जगह जातियों, जब कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई इतना बड़ा प्रयास नहीं होता है, देन समाज की एक टेंडेंसी होती है कि भाई सब दोनों लड़ने वाला एक ही जैसा दिख रहा है तो चलो अपना जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई अलग प्रयास, अलग व्यक्ति, अलग मुद्दा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो जातियों में, समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वो वोट करता रहा है। प्रशांत जी, आप जब बिहार में घूम रहे हैं, आप बिहार के गाँव को देख रहे हैं, बिहार के लोगों की मजबूरियों को देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि आप जब एक गांव की बात कर रहे थे, एक बच्चे की बात कर रहे थे कि जब उसे खाना परोसा गया तो वह खाना खाते ही गया और उसने कहा कि कभी उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि भरपेट भोजन नहीं मिला जी। मतलब मेरे अपने 2 साल पैदल चलने का वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो कुछ होता है ना, घटना जो आपके दिमाग में चिपक जाती है। बिल्कुल। उसने जो बात कही जी कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरा पेट भर गया और तसले में भात अभी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। ये शब्द उसके हैं, मेरे नहीं है। जी। मतलब आप अंदाजा लगाइए, 12 साल 14 साल का कोई बच्चा ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया हो और खाना अभी
तसले में हुआ। बाकी है। जी। मतलब उसको कभी भरपेट भोजन मिला ही नहीं, या उसको पता ही नहीं कि उसकी भूख कितनी है। भरपेट भोजन मिला ही नहीं। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, जो कभी आपको भाजपा की बी टीम कह रहे थे, अब कह रहे हैं आप भाजपा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जेडीयू को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, आरजेडी वाले कहते हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, कि प्रशांत किशोर बिहार में पिछड़ावाद की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं, बिहार में सामंतियों का शासन लाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर क्या लाना चाहते हैं बिहार में, यह जवाब मांगता है मंच। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से गरीबी खत्म करना चाहते हैं। गरीबी खत्म करना चाहता है। प्रशांत किशोर यहाँ से पलायन बंद करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर यहाँ शिक्षा और रोजगार होते देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर यहाँ पर ये चाहते हैं कि बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह सारी कमियों के बावजूद तरक्की के मार्ग पर चले, और मेरी कोई आशा अपेक्षा नहीं है। अगर कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति ही काबिल हो तो वही मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है भाई किसने कहा है? अच्छा। किसने कहा है कि हम बनेंगे? हाँ। वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति जो जी। काबिल है वो बन जाए। बिहार सुधरना चाहिए। बिहार सुधरना चाहिए। आप ये बताइए कि कोई, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर जी। रहे हैं, कोई एक नेता, कोई दल बता दीजिए जो मन से ये कह रहा है कि अगर जन सुराज का, मेरे पार्टी का भी उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो उसको भी वोट मत दो। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, बार रोज कह रहे हैं जी कि अगर जन सुराज का उम्मीदवार, गलती से भी हम लोगों ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया, जी या आपके क्षेत्र में जन सुराज से बेहतर कोई खड़ा है, आप वोट उसको दीजिए, जन सुराज को हराइए। क्या बात है, क्या बात हराइए, क्योंकि बिहार जीतना चाहिए। 243 सीट जन सुराज जीत जाएगा, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ के नेताओं के मन में ये डर होगा, लोकतांत्रिक डर, कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी। मैं रोज ये बात बता रहा हूं कि अगर जन सुराज की कल व्यवस्था बन गई तो भी बिहार नहीं सुधरेगा, अगर जब तक समाज में ये चेतना नहीं होगी कि काम पर आपको वोट पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो आपको हराया जाएगा, चाहे आप हमारी जाति के हों, चाहे धर्म के हों। तो कैसे, अब इसी से सवाल है प्रशांत जी, कि अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 243 सीटें भी जीत जाए तब भी बिहार नहीं बदलेगा, अगर लोग नहीं बदलेंगे या समाज नहीं बदलेगा, व्यवस्था बिल्कुल, नहीं बदलेगी। यही गांधी है। उसके बाद आप अगर देखिएगा, गांधी की यही सीख है। बिल्कुल, गांधी अगर चाहते तो चौरा चौरी का आंदोलन अगर वापस नहीं लिया गया होता तो इतिहासकार बताते हैं कि उस समय आपको आजादी मिल सकती थी। बिल्कुल। लेकिन गांधी ने उसको क्यों वापस लिया? क्योंकि उनकी अपनी सोच ये थी कि समाज जब तक आजाद राष्ट्र के तौर पर तैयार नहीं है राष्ट्र को चलाने के लिए, तब तक आजादी मिलने का कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये बहस होता है कि गांधी का देश की आजादी में कितना योगदान है। कुछ लोग ये भी बताते हैं, अरे नहीं, वो तो गरम दल वालों ने किया, लड़ाई लड़ी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बात में पढ़ते हैं उनको गांधी की समझ नहीं है। गांधी जी का योगदान ये नहीं कि देश आज़ाद हुआ, भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, उसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इंग्लैंड कमजोर हुआ था, इसकी वजह से हुआ था। पूरे दुनिया में लोकतंत्र की और अमेरिका की थोड़ी ताकत बढ़ी थी, उनके हिसाब से भी लोगों को कोलोनिज्म को खत्म किया जा रहा था। गांधी जी का सबसे बड़ा, मेरी समझ से गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि जिस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को तैयार कराया आज़ादी के लिए, ताकि जब आज़ादी मिली तो हम लोगों ने आज़ादी को कभी अपने हाथ से गंवाया नहीं। आप पूरे दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, जो भी देश आज़ाद हुए 1940 के बाद 1960 के बीच में, शायद ही कोई ऐसा देश है जहां लोकतंत्र को चुनौती नहीं मिली, जहां सत्ता किसी ने, मिलिट्री ने या दूसरे ने हथियाया नहीं। बड़े बड़े नेता, चाहे वो इजिप्ट हो, तंजानिया हो, केनिया हो, वो सब, नेहरू और पटेल जैसे लीडर उन राष्ट्रों में भी थे। हर जगह सत्ता, लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हुआ। भारत में कभी लोकतंत्र पे आंच नहीं आई, इसलिए कि गांधी का कंट्रीब्यूशन था कि इतनी डीप रूटेड उन्होंने वैल्यू सिस्टम, लोकतांत्रिक वैल्यू सिस्टम बना दी थी, और इतने उसके लीडर बना दिए थे कि कोई चाह कर भी उसको हाईजैक नहीं कर पाया। हम और आप कभी नहीं सुनते हैं कि हमारे आर्मी ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में आप रोज सुनते हैं, बांग्लादेश में आप सुनते हैं, केन्या में सुनते, तंजानिया में हुआ, रशिया में हुआ, हर जगह हुआ। लेकिन एकमात्र देश भारत है जहां आज़ादी मिलने के बाद आपकी आज़ादी कभी खतरे में नहीं पड़ी।
ये गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो आप ऐसा योगदान एक देना चाहते हैं बिहार में? नहीं, लेकिन हम लोग तो ये- बहुत ये- छोटे ये- लोग ये- हैं। नहीं, बिहार को आप लेकिन मैं ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि समाज की प्रमुखता को आप और हम थोड़ा कम करके आंकते हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। हम व्यवस्था के बारे में पूछने जा रहे हैं कि आप जो व्यवस्था बनाएंगे जिससे गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा या शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरेगी, उसमें हम लोगों ने देखा है आमतौर पर कि बड़ी आदर्शवादी बातें और भी नेता करके सत्ता में आए, सत्ता दे दी लोगों ने एक बड़ी उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ बिहार के लोग आज आपको देख रहे हैं, बिहार के लोग भी और बाहर के लोग भी। लेकिन जब सत्ता में आ जाती है, जब उस पार्टी उस नेता को सत्ता मिल जाती है, तब उसके सामने व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, तब उसके सामने ब्यूरोक्रेसी का हर्डल आता है, नौकरशाही उसको काम करने से रोकता है, फिर राजस्व का संकट आता है कि पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे आएंगे। ये जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, इनसे आप कैसे इस चुनौती से निपट के बिहार देखिए, को उस रास्ते पर ले जहाँ जाएंगे तक जो आप कह रहे हैं? पैसे की बात है, मुझे प्रकाश सिंह बादल बहुत सीनियर लीडर पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी मैं उनके साथ बैठा था तो मैं पूछ रहा था ये पैसे वाली बात, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रशांत, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी या सरकार कोई काम करना चाहे और पैसे की वजह से ना कर पाए। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने एग्जाम्पल गिनाया प्रताप सिंह कैरो का, बिल्कुल। कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो पंजाब में भी तो पैसे, पूरे देश के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसको पंजाब को मिला, क्योंकि सरकार ने उसको सिंगल माइंडेड फोकस से किया कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, पूरे देश के लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, इतना अनाज सिर्फ पंजाब में पैदा करना है। तो जब भी जिस किसी सरकार ने, आप टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है, और उन 10 चीफ मिनिस्टर की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन्होंने सिंगल माइंडेड अगर किसी एक चीज को पकड़ लिया, वो चाहे कामराज हो, नंबूदरीपाद हो, महाराष्ट्र में चौहान हो, प्रताप सिंह कैरो हो, इन लोगों ने अपने राज्य में एक जो मुद्दा पकड़ लिया उसको हर हालत में उन्होंने करके दिखाया है। तो बिल्कुल बिहार में मेरा अपना मानना है कि बिहार को अगर अपना गौरवशाली इतिहास वापस हासिल करना है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के हब नहीं हो सकते हैं। बिहार सीमेंट की फैक्ट्री नहीं हो सकता है देश के लिए। हम लोग को अपना चुनना है कि देश में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक हमारा एडवांटेज क्या है। हम लोग ज्ञान की भूमि थे और पुनः इस धरती को ज्ञान का भूमि ही बनना है। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे होगा। अरे भाई, अगर लोग इंजीनियरिंग करने के लिए पूरे देश से कर्नाटक जा सकते हैं, अगर आप उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बनाएंगे तो पूरे देश के लोग यहां पढ़ने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और उसके इर्द गिर्द है। अगर बिहार से 5 लाख लड़कियां, 5 लाख बच्चियां नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लें तो पूरे देश में आज जो आप केरला की नर्सेज देख रहे हैं वो बिहार की नर्सेज देखेंगे। उसके लिए हमको यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। मैं हर प्रखंड में इफेक्टिव फंक्शनिंग नर्सिंग कॉलेज चाहता हूँ, मैं फार्मेसी चाहता हूँ, मैं पॉलिटेक्निक चाहता हूँ, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बड़े चाहता हूँ, मैं यहाँ प्राइमरी स्कूलिंग की देश की सबसे अच्छी व्यवस्था चाहता हूँ। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आप बात कर बिल्कुल, रहे हैं। ज्ञान आधारित सर्विस सेक्टर से ही देश पूरे दुनिया में जो सबसे संभ्रांत सोसाइटीज हैं, दे हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन सर्विस सेक्टर। तो आप नौकरशाही से भी टकरा रहे हैं बार बार, वो काम करने से रोकती है आपको। कई बार इस बार अभी हुए कई वीडियो जैसे आए जिसमें आपको उलझना पड़ा, आपको रोका। देखिए, ताकि नौकरशाही की एक तो अपनी उसको कैसे- हाँ। नौकरशाही की एक अपनी भूमिका है, लेकिन आप मेरे पहले के अगर इस पे विचार सुनेंगे, आई एम ए बिग प्रोपोनेंट ऑफ लेटरल एंट्री। मतलब मोदी जी से मेरा सेपरेशन ही उसी नाम पर हुआ है। अच्छा, आप इस देश के इतिहास को उठाकर देखिए, और 5 जो सबसे बड़े आधारभूत क्रांति अगर आपको दिखेगा, स्पेस विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, एटॉमिक एनर्जी होमिजा भाभा, मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम, व्हाइट रेवोल्यूशन प्रोफेसर कुरियन, ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन, बिल्कुल। इवन टेलीकम्युनिकेशन सैम पित्रोदा, और आधार नंदन नीलकर्णी। जी, जी। ये 6-7 जो बड़े आपको गेम चेंजिंग चीजें दिखी देश में, ये करने वाले सारे लोग लेटरल एंट्रेंट थे। आप अंदाजा लगाइए, नॉन आईएएस की बात नहीं, हमारी कोई आईएएस से लड़ाई नहीं है। सर्विस के लोग मैं आपको ये बता रहा हूं कि 6 इंडिविजुअल्स ने इस देश की धारा बदल दी, अलग अलग क्षेत्रों में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में, कृषि में, दूध, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए और आधार के लिए, आइडेंटिटी के लिए। अगर 6
इस तरह के इंडिविजुअल पूरे देश की धारा बदल सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर 500 लोगों को यह मौका मिला होता, लेटरल एंट्री की व्यवस्था होती, तो कितने और क्षेत्रों में आपने बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन देखा होता। और 15 में मैं जब यहाँ आया था तो मैंने यहाँ बिहार विकास मिशन के जरिए लेटरल एंट्री की एक व्यवस्था बनाने की कोशिश भी की थी। अभी तक वो चल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से चला गया तो फिर वही ब्यूरोक्रेसी के अंडर हो गया वो। तो दे बिकेम इफेक्टिवली विद इन मंथ्स ग्लोरीफाइड असिस्टेंट टू द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आप देखेंगे कि लेटरल एंट्री के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया से बिहार और बिहार के जुड़े हुए विषयों पर लोगों को लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर डिलीवरी में, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ बाढ़ की समस्या है, पिछले 4-5 दशकों से ये बात चल रही है। हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो एक गंडक प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट सब बंद कर देंगे, एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वाटर ग्रिड बने जिसमें नॉर्थ और सेंट्रल बिहार और साउथ बिहार को एक ग्रिड से जोड़ा जाए। क्योंकि नॉर्थ में पानी ज्यादा है, सेंट्रल बिहार में जल जमाव की समस्या है और साउथ बिहार में सूखे की समस्या है। जब तक आप एक ग्रिड बनाकर वाटर का फ्लो मैनेज नहीं करते हैं, तब तक आप चाहे जितना गंडक, बागमती और कोसी प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, सिर्फ लूट का जरिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पिछले 50 सालों में कुछ नहीं हुआ, आगे 50 साल में भी कुछ नहीं होगा। और आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि नेपाल सुधरेगा तब हम लोग सुधरेंगे। वी हैव टू क्रिएट दोज कैनाल्स, वी हैव टू क्रिएट दैट वाटर चैनल्स एंड वाटर ग्रिड, कि नेपाल कितना भी पानी भेजे हम उसको नीचे चैनलाइज कर सके। चाइना में आज से 300 साल पहले ये करके दिखाया गया है, चाइना में ये काम किया गया है। तो अगर चाइना में हो सकता है तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? ऑडियंस के 2 सवाल हैं, लेकिन इसके पहले हम एक बात और करना चाहते हैं। आपने कहा कि बिहार ज्ञान से ही बढ़ेगा, ज्ञान की भूमि है। डॉक्टर निम्बी ईरानी सत्र के पहले थी, वो कह रही थी भरोसे का संकट है, भरोसे का संकट है। नीतीश कुमार की आंखों का इलाज बिहार में भी हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली जाते हैं। प्रशांत किशोर को भी इलाज की जरूरत होगी तो वो दिल्ली चले जाएंगे। और ऑडियंस का जो दूसरा सवाल था, जो पूछने के लिए मुझसे कहा गया है कि आप बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन तेजस्वी यादव आपको चुनौती दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेरे पास आए, उन्हें हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनसे मुझे अधिक राजनीति आती है, शासन का अधिक अनुभव है, देश दुनिया हमने देखा है। और दूसरा सवाल है जो लोगों की आशंका है, क्या प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे बिहार में? इन तीनों सवाल पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने अभी कामराज का नाम लिया, कामराज की एजुकेशन कुछ नहीं थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में चले गए, वो जेल चले गए। जब आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, DPS RK पुरम में पढ़ते हैं और आप 9वीं पास नहीं किए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आप कितने सीरियस थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो ठीक है भाई, आप क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट को क्या किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। क्रिकेट को छोड़े हुए भी आपको 20 बरस हो गए। आप और हम गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, आप पूछे दीदी कितना पढ़ी हैं, बोलता है BA। तो आपको आश्चर्य होगा, आप BA कहाँ से कर ली? बोली बचवा ऐसा है ना कि हमारे बाबूजी थे, वहाँ पर खाली उच्च विद्यालय नहीं था तो हम 8वीं क्लास तक पढ़े, लेकिन शादी हो गया तो मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर बच्चे हो गए तो मैं मैट्रिक करके छोड़ दी, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हमने ग्रेजुएशन किया। ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं देख रहा था कहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे स्टीव जॉब्स भी नहीं पढ़े थे। उस आदमी को देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और ज्ञान विहीन आदमी का क्या फर्क है। स्टीव जॉब्स पहली बात 1972 में ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो कॉलेज में गए, एंड व्हाई डिड ही ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि उनको पता नहीं, तेजस्वी यादव को किसी ने ऐसे चलते हुए बता दिया होगा कि ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। और स्टीव जॉब्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, जो अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम लोग वहाँ पे ग्रेजुएट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, तो ये मत समझे कि 10वां पास नहीं था। स्टीव जॉब्स जब पढ़ने लगे तो उनको लगा कि मैं इतना फीस दे रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने बच्चा छोड़ दिया था, अमेरिका में ये चीज़ संभव है, तो बायोलॉजिकल मदर ने स्टीव जॉब्स को छोड़ दिया था।
उनके जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनकी पूरी जीवन की कमाई लग गई इनका फीस भरने में। स्टीव जॉब्स को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इससे तो कुछ फायदा है नहीं, मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई भी जा रही है। उन्होंने कॉलेज से ऑप्ट आउट किया, लेकिन कैंपस नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, स्टीव जॉब्स वहां पर नीचे डॉर्मेट्री में रह के उसी कॉलेज में 18 महीने तक हर वो कोर्स सीखा स्टीव जॉब्स ने जिसमें उसकी रुचि थी। उसमें एक थी कैलियोग्राफी, क्योंकि उसी कॉलेज में कैलियोग्राफी की पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी। और जब स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश बनाया, जो आप कंप्यूटर पे देखते हैं कीबोर्ड, तो स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैंने कैलीग्राफी वहां नहीं सीखी होती तो आप कंप्यूटर का ये कीबोर्ड नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान यही नहीं, उसके बाद ही स्टडीड बुद्धिज्म, ही केम टू इंडिया ओनली टू स्टडी एंड लर्न। वो घर में बैठ के कट्टा नहीं बांट रहे थे। कट्टा नहीं बांट रहे थे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई अब देखिए, हाँ। जब आदमी नहीं किसी बात को सुपरफिशियली आप जानते हैं तो यही होता है, यही फर्क है ज्ञान विहीन होने का। किसी ने कह दिया स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई स्टीव जॉब्स के बारे में जाके पढ़ो, उस आदमी ने पूरे देश दुनिया का यूनिवर्स का सिस्टम बदल दिया। स्टीव जॉब्स की आप बात करते हैं नहीं, लेकिन कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, कॉलेज ड्रॉप। कट्टा बांटने वाली जो लेकिन बात आपने कही है, कट्टा बांटने की बात कर रहे हैं। अच्छा तो आप बताइए हाँ। कि आरजेडी की जब यहाँ सरकार थी जी, तो क्या पूरे देश का सबसे ज्यादा इलीगल कट्टा बिहार में नहीं बनता था? आप बताइए बनता था कि नहीं बनता था? तो ये कलम, किसी ने कहा ये कलम बांट रहे हैं जी। तो मैंने कहा भाई कलम बांट रहे हैं तो ये उस बूढ़े शेर की तरह है, जो कहानी सुनते हैं ना, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो एक सोने का कंगन लेके बैठा है, कोई लालच में आए उसको पकड़ने तो उसको खाएगा। तो ये कलम बांट के बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ये लोग आए कलम के चक्कर में तो फिर इसको कट्टा दे के खाऊंगा। तो ये कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं? ये आप बताइए जी, आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं कि नहीं है? नहीं थे, रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि बदल गए होंगे? कैसे बदल जाएंगे? आप बताइए, आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आप जितने भी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको बुलाइए, जितने बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, सबको बुलाइए कि क्या आपने किसी को मैच्योर्ड होने के बाद उसके बिहेवियर में आमूलचूल परिवर्तन होते आप देखें क्या? आप उन चीज़ों को थोड़ा प्रखर कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं बदलता है। फंडामेंट, अब जैसे बीजेपी है तो क्या वो कट्टरता छोड़ सकती है? उसका वो फंडामेंटल चरित्र है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो चाहे वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। आप तो ललन सिंह वाली बात कर रहे हैं कि रीतलाल यादव कोई फ्रीडम फाइटर थे क्या, या फ्रीडम फाइटर है क्या जो जेल गए? भाई आरजेडी जितना कट्टा वाली पार्टी है, बीजेपी कट्टरता वाली पार्टी, बीजेपी वाली कट्टरता वाली। तो आप ये इनका फंडामेंटल कैरेक्टर जी, है, कट्टा और वो कट्टरता। चेंज नहीं होगा। हाँ, वो चेंज नहीं होगा। बाकी उसको आप ढक तो सकते हैं। वाजपेयी जी आए तो थोड़ा आपको सॉफ्ट दिखा, मोदी जी हैं तो थोड़ा आपको हार्डलाइन ज्यादा दिख रहा है, कल योगी जी अगर गलती से आ गए तो और एग्रेसिव दिखेगा। लेकिन जो उनका फंडामेंटल कैरेक्टर है, जिसको कई बार लोग गलती से विचारधारा कह देते हैं, वो नहीं बदल सकता है। तेजस्वी कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ने आ जाए, तेजस्वी कह रहे हैं प्रशांत किशोर मुझसे ट्यूशन पढ़ने आ जाए, मैं उन्हें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, राजनीति भी समझा दूंगा, देश दुनिया भी। अब पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए जी कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठेंगे तो कौन किसको पढ़ाएगा, कि आप पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए। अगर कोई ये कह दे, और सब्जेक्ट भी वो चुन ले, कट्टा बनाने का जरूर ट्यूशन हमको दे सकते हैं, कट्टा बनाने का ट्यूशन, कट्टा बनाने का, अपहरण करने का, फिरौती लेने का, शोरूम से गाड़ी जबरदस्ती उठाने का, जमीन कब्जा करने का, इस सब पर हमको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है? भगवान के नाम पर वो आएंगे तो उनको बताइए भाई आप लोग स्टीव जॉब्स और इन और प्लेटो वगैरह पर आप टीका टिप्पणी मत कीजिए समाजवाद पर, या आपका ये नहीं, आपको जीडीपी और per ऐसा capita income है। भी समझा सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर यहाँ बैठ के क्वांटम फिजिक्स पे बोलूं जी, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो अब सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव जब ये एजुकेशन पर बोलते हैं, विकास पर बोलते हैं, तो वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर क्वांटम फिजिक्स पे बोल रहे अब हैं। आपने सम्राट चौधरी को भी घसीट लिया, दोनों उसी कैटेगरी में, वो भी दोनों उसी कैटेगरी में है। सम्राट चौधरी का भी सारा पेपर अभी आया है मेरे पास, सम्राट चौधरी, उसका सारा पेपर आया, वो भी 7वीं में फेल हो गए थे। सम्राट चौधरी का भी पेपर आ गया, आपको नहीं मालूम है? सम्राट चौधरी का भी पेपर अच्छा, आ गया। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम तो आपको मालूम होगा जी, राकेश कुमार। जी,
एज ए विधायक हाँ गलत एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने इनका विधायकी रद्द कर दिया था। फिर ये आदमी अवतरित हो गया नए नाम से, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब रह गए सम्राट चौधरी। और 2 इलेक्शन का इसका एफिडेविट निकाल कर देखिए भाई साहब का। 10 बरस में इनकी उम्र 10 बरस से बढ़ के 48 साल हो गई। 10 बरस में आपका हमारा उम्र 10 बरस बढ़ता है, इनका भाई साहब का 38 बरस बढ़ गया। और 10 ही बरस में 7वीं से डिलीट हो गए। इनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करने वाले हैं। इनके जो ऐसा है, इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, बेचारे मूर्छित होकर गिरे हैं। मूर्छित होकर गिर गए हैं दिलीप अब जायसवाल। सुनिए, जी। कोई कहा कि अरे आप तो कहे थे तीसरा किस्त जारी कीजिएगा, जी। क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। तो हमने कहा भाई ये सब भाजपा वाले सनातन की बात करते हैं। तो सनातन धर्म में ये आपने देखा महाभारत रामायण का युद्ध होता था कि जो आदमी मूर्छित हो गया उसको छोड़ दो भाई, जाओ इलाज करा लो फिर आना। हम लोग रामायण में देखते थे, मेघनाथ आज उनको मूर्छा हो गई, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो मेघनाथ वापस चले गए। ठीक मूर्छा से उभरिएगा तो फिर लड़ाई होगी। तो 2 बाण लगा, दिलीप को जायसवाल बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि खड़े होकर आए तो फिर इन पर होगा। लेकिन मान लीजिए कि मूर्छा से उगेंगे ही नहीं, तो उस दल में अब दूसरे महारथी हैं, 2 और हैं। 2 और हैं। हाँ। उनका नंबर भी आ रहा है। दूसरा ये है सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। हाँ अब लाइन पर ये आएंगे जी। और उसके बाद है अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे। अच्छा, इन तीनों का लेकिन जीवेश मिश्रा को छोड़ दे रहे हैं, ये आरोप भी आप पर लग रहा है। जीवेश मिश्रा जो है ना, वो हाँ। जहां कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया हाँ हाँ। तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अच्छा, वो आदमी जाली दवा बेचते हुए, वो आदमी मतलब convict बिहार कर सरकार दिया के मंत्री जाली दवा बेच रहे थे। हम ये- थोड़े बोल रहे हैं। हाँ, कोर्ट कह रहा है। तो राजस्थान का कोर्ट कह रहा है। जी। और हमको किसी ने कहा कि जीवेश ने कहा है कि जीवेश मिश्रा ने कहा है कि प्रशांत किशोर को इलाज की जरूरत है। हमने बिल्कुल इलाज की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई दवा नहीं चाहिए रे भाई। तुम तो मेरे भाई, तुम्हारा दवा अगर खा लेंगे तो ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। हाँ। तो कोर्ट ने कहा है कि भाई जीवेश मिश्रा का कंपनी का दवा नहीं खाना है। लेकिन जो तीनों है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, जी। एक अभी मूर्छित है, इंतजार कर रहे हैं कि उठ के आओ, नहीं आएगा। मान लीजिए कि अब मूर्छित हो गया, वो लड़ने के काबिल नहीं है, तब दूसरा सम्राट चौधरी आएंगे और तीसरा ये अमंगल काल वाले मंगल पांडे आएंगे। इन तीनों को समेटना जरूरी है ताकि बिहार की जनता ये देखे कि आरजेडी के बारे में तो सब जानता है, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये देखना है कि कितना बड़ा फ्रॉड यहाँ भाजपा कर रही है। अब कि फ्रॉड कर उसका रहे हैं? बिल्कुल भाई, हाँ। उसका जो नेतृत्व है हाँ। वो कई मायनों में आरजेडी से भी गिरा हुआ है। क्योंकि आरजेडी वाले तो फिर भी मान लीजिए आप जानते हैं कि ये चोर है, ये करप्शन करता है, ये जातिवाद करता है। ये लोग जो हैं ये कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। भाजपा का जो वाले नेतृत्व है ये प्रशांत कंबल ओढ़ के किशोर घी पर पी रहा आरोप। है। जी। देखिए मोदी जी आए काराकाट में तो कहता है यादव मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, कुशवाहा मेरा परिवार, कलवार मेरा परिवार, मतलब सारी जातियों का नाम बता रहे हैं। तो भाई लालू जी को तो सब जानते हैं कि जात की राजनीति कर रहे हैं, उसको छुपाते भी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, और आकर यहाँ क्या कर रहे हैं? कलवार, कुर्मी, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, इनको एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप देखिए, हम पीछे, हम लोग का पूरा फोकस यही कि भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा के जो तीनों ये बंदर बैठे हुए हैं, तीनों बंदर बैठे हुए हैं। यही भाई बंदर मतलब नॉट लिटरल सेंस जी, में, हाँ। जो उनके चेहरे हैं तीन, हाँ। इन तीनों को एक एक करके दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, इन तीनों को छोड़ने वाले नहीं। तीनों को छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, अभी आप इसलिए पहले बता भी देते हैं भाई, अपना तैयारी वारी कर लो। तैयारी वारी कर लो, और नहीं तो सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी की तरह तुमको बाद में कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले तैयारी कर लो। हम घोषणा कर रहे हैं कि अब तुम पर अटैक होने जा रहा है। तुमने जो जो फर्जीवाड़ा किया है उसका खुलासा होने वाला है। जो तैयारी करना भैया कर लो, पहले से केस वोस कर दो। केस कर दो, आजकल कर दो, पहले से कर दो कि बहुत प्रशांत किशोर जैसे एंटीसिपेटरी बेल लिया जाता है ना, हाँ। वैसे पहले ही कर दो, बाद में मानहानि मत करना। अभी कर दो कि भाई प्रशांत किशोर ये कहने वाले हैं। ठीक है, आप तो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत जी, लेकिन आप आरोप पर नहीं भी- लगा रहे। नहीं, आप पर कई तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल। तो आप पे पहला आरोप जो सवाल खड़ा किया जाता है, आपकी फंडिंग को लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है। और अभी कुछ देर पहले आप पैसों का जिक्र भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कितना पैसा लेकर आए हैं आप बिहार में? 100 और एक करोड़, और 200 सवाल, करोड़, 500 एक करोड़, और 1000 सवाल। करोड़। गांधी एक और जी सवाल गांधी जी इसलिए जब देश प्रशांत में जी। आए जी,
तो कांग्रेस के पास भी पैसों की कमी नहीं रही, जो भी काम वो चाहते थे वो लोग कर पाते थे। जब समाज आपके साथ खड़ा हो जाए, जब सरस्वती की आप पर कृपा हो जाए, तो पैसों की कमी आपको नहीं होगी। कई लोग ये भी कहते होंगे लाइफ सिटी वाले यहाँ मौर्या में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी धंधा कर रहे हो, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? बिहार में कोई नई इंडस्ट्री तो आई नहीं जो स्पॉन्सरशिप आपको दी है। आपको पैसा आ रहा है आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से, अपने मेहनत से। आप रात दिन जिस बुद्धि से आप पत्रकारिता करते हैं, सही न्यूज़ देते हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप आता है, आपको पैसे मिलता है। डॉक्टर यहाँ आएंगे, बताए बहुत पैसा कमा लिए डॉक्टर साहब पैसा कहाँ कमाए हैं? वो तो बालू का धंधा नहीं किए हैं, वो डॉक्टरी करते हैं, वो कट्टा नहीं बेचे। वकील साहब बहुत पैसा कमा लिए, बड़ा बड़ा घर लोग बनाया है, क्यों? क्योंकि वो वकालत करते हैं। तो जिस पर भी सरस्वती की कृपा है और समाज के लिए अगर आप खड़े होइएगा, सरस्वती का साथ होगा, तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। लेकिन हमने आपको स्पष्टता से ये भी बताया कि पिछले 10 बरस में इस देश में जितने लोगों की हमने मदद की है, उनको या उनको मदद करने वालों की एक बहुत बड़ी जमात है इस देश में, जो प्रशांत किशोर को जानती है, समझता, जो लोग समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर कुछ प्रयास कर रहा है, चलो इसने हमारी मदद की है, थोड़ी मदद इसको कर रहा हूं। पैसे की कमी नहीं है, मैं सामने से आपको कह रहा हूं। इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहां पर बालू माफिया, शराब माफिया, पैसे की कमी इसलिए नहीं चाहिए कि हमको कोई रोलेक्स का घड़ी पहनना है। हम तो साधारण ही कपड़ा पहनते हैं, कोल्हापुरी चप्पल पहनते हैं, और किसी से मांग कर घर में रह रहे हैं, उन्हीं की दी हुई गाड़ी पे चल रहे हैं। पैसों की कमी उसके लिए नहीं है जिसके पास समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। आपके पिताजी अगर विधायक नहीं हैं, अगर आप बालू माफिया के लड़के नहीं, आपके पिताजी शराब माफिया नहीं है, लेकिन समाज के लिए करने का कुछ जज्बा है, तो पैसे की कमी आपको नहीं होगी, इसकी गारंटी प्रशांत किशोर की है। लेकिन एक और सवाल पूछा जाता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जन स्वराज का एक दिन का खर्चा क्या है? क्योंकि एक दिन का खर्चा क्या है? देख रहे हैं कि आप सभा कर रहे हैं, कैंप लगा हुआ है, इतनी गाड़ियां चल रही मैं हैं आपको देखिए, अब देखिए, एक दिन का खर्चा क्या है? देखिए, अब आप इतना पत्रकारिता करती हैं, एक दिन आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर का जितना खर्चा एक दिन का होता है, उसमें 5000 कार आप डेली बेसिस पर हायर कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो भैया, ये आपने कभी प्रशांत किशोर को हेलीकॉप्टर पर चलते देखा? ठीक बात है। हम कभी फ्लाइट से चल रहे हैं? एक दिन के हेलीकॉप्टर के खर्चे में 5000 जन स्वराज का वर्कर गाड़ी पर चलता है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी गाड़ी पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हमारा वर्कर भी गाड़ी पर चल रहा है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं, उनका जो नीचे है वो, उसको पैसा नहीं है, वो अपना पैदल चल रहा है, तो उसको आंख लगता है कि भाई जनसुराज का वर्कर गाड़ी पे क्यों चल रहा है। एक गाड़ी का खर्चा है 2000 रुपये, मान लीजिए दिन का 3000 रुपये होगा, आप 5000 गाड़ी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और हेलीकॉप्टर का एक दिन का रेट निकाल लीजिए। भाई, फिर मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बुद्धि से हीन हैं तो आपको पैसा मिल भी जाएगा तो आपको पता नहीं कि खर्चा कैसे करना है। जी बिल्कुल, आपको बुद्धि होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ कर पाइएगा। और दूसरा, प्रशांत किशोर को पैसा रख के जमीन नहीं खरीदना है, मॉल नहीं बनाना है पटना में। जमीन नहीं खरीदना है, मॉल नहीं बनाना है। आपको किसी ने कहा कि प्रशांत किशोर यहाँ आके फ्रेजर रोड में जमीन खरीद रहे हैं? हम तो जमीन नहीं खरीदते हैं, कोई हम अपार्टमेंट मॉल नहीं बनाए हैं। जो पैसा हमको आता है वो सारा पैसा बिहार के लोगों को, जनसुराज के व्यवस्था को चलाने में लगा रहे हैं, और लोग धीरे धीरे और पैसा दे भी रहे हैं। हर महीने पिछले 8 मार्च से हम लोगों ने 10 रुपये लेना शुरू किया है। हर महीने 10 रुपये देकर कम से कम 3.5 से 4 लाख लोग मेंबर बन रहे हैं। हर महीने? हर महीने। अच्छा, पैसा देकर जी। कुछ लोग ये भी कहता है नहीं, लोग नहीं देते, नेता देता, कोई तो दे रहा है। तो 40 लाख रुपया तो वहां से आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि जनसुराज का खर्चा 40 लाख है, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये व्यवस्था स्थापित होगी, प्रशांत किशोर और इनका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, और समाज का एक बड़ा हिस्सा और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विश्वास होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, सब मिलकर ये बोझ उठा सकते हैं। प्रशांत जी, आपके एक अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और रोज आपकी तारीफ करते हैं। बिहार की जनता समझ हमको तो लोग बताए कि आप ही मेरे दोस्त हैं। नहीं, भाई लोग समझेगा कि ज्ञानेश्वर जी ही बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और वो एनडीए में है हाँ। और आपकी तारीफ में पता नहीं क्या क्या कहते हैं,
और लोगों को लगता है कि दोनों का दिल मिला हुआ है और दिमाग भी मिला हुआ है और आगे कुछ खेला होने वाला नाम है। बता दीजिए। और आपके इस मित्र का नाम है चिराग पासवान, जो एनडीए में मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और प्रशांत किशोर की सबसे तेज पैरोकारी कर रहे हैं। चिराग पासवान से यह दोस्ती क्या कहलाती है देखिए, आपकी? मैं आपको एक चीज बता दूं कैमरे जी। पर, आप चिराग से कंफर्म भी कर लीजिए। जैसा लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग की कोई रोज दोस्ती है, बातचीत हो रही है, चाय पी रहे हैं, मैं चिराग से 6 महीने 8 महीने में कभी एक बार कभी फोन पे कोई बात हुई होगी, मैं कोई बात भी नहीं करता हूं। लेकिन मैं चिराग को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूं। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मित्र हैं। इसलिए पसंद करता हूं कि बिहार में रह के भी उन्होंने जाति का जहर नहीं फैलाया, भाजपा के साथ रहकर भी बहुत हिंदू मुसलमान कट्टरता नहीं फैलाई। लेकिन मैं ये हमें जरूर इसके साथ कहता हूं कि चिराग जी बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार से करते हैं, बिहार की नहीं करते हैं। हाँ, बिहार से राजनीति करते हैं। वो बिहार से एमपी हैं, बिहार से मंत्री हैं, उनकी पार्टी बिहार की है, लेकिन वो बिहार की राजनीति अभी नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति फेजेज में करते हैं। आए कुछ मुद्दे पर बोला, इसीलिए कल उन्होंने जो बोला है कि मुझे इसका दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां सत्ता बेलगाम हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। बिल्कुल उन्होंने तो कहा। जब आप बिहार से राजनीति करेंगे और उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आपको ये परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। तो मेरी दोस्ती वो व्यक्तिगत है, पॉलिटिकल कुछ नहीं है। पॉलिटिकली हम लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, वो भाजपा के साथ हैं, तो दोस्ती का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात कि हम लोगों ने कहा कि हम 243 लड़ेंगे, तो वो भाजपा छोड़ भी दे तो भी हमारा उनका कोई पॉलिटिकल अलायंस या समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग 243 लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नहीं, लेकिन पोस्ट पोल कुछ हो सकता है क्या? और एक ये भी बात, अभी आपने निजी दोस्ती कह दी तो अब तो आप नहीं कहेंगे आगे, लेकिन उनकी डिग्री को लेकर के भी खबरें आई हैं और उन बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्ती है। देखिए, दोस्ती उन अपने जो अपराधी चरित्र के लोग उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको निकाले, तो उनके ऊपर जो आरोप देखिए, तेजस्वी यादव वाले लगे हैं उसकी भी पोल खोलेंगे कभी? बिल्कुल, खोलने की बात नहीं है। एलजेपी का जो कैरेक्टर है उसमें कुछ बाहुबली प्रवृत्ति के लोग या बाहुबली समझे जाने वाले लोग एलजेपी पार्टी में हमेशा से एमएलए एमपी संगठन में रहे हैं, और एक तरह से उस तरह की राजनीति से चिराग पासवान भी बहुत निकल नहीं पाए। हालांकि पार्टी टूटने के बाद मैं समझता हूं कि वो संख्या कम हुई है, लेकिन ये उनका विषय है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं फिर वही बात कहूंगा, वो बिहार के बहुत बड़े राजनीतिक फोर्स नहीं है। वो बिहार में सत्ता में आने का दावा नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर एंसेलरी फोर्स है। जैसे कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, तो कांग्रेस पर बहुत टीका टिप्पणी करने का बिहार में मतलब नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड वो होगा वो जो लालू जी और तेजस्वी चाहेंगे। उसी तरह चिराग पासवान क्या चाहते हैं, एनडीए में वो नहीं होगा। एनडीए में वो होगा जो मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे और कुछ हद तक नीतीश कुमार चाहेंगे। चिराग जी चौथे नंबर पर होंगे। चिराग जी अगर अपने दम पर आकर राजनीति करेंगे अपनी पार्टी की, तो जरूर वो सारी टीका टिप्पणी उन पर की जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पार्टी बनाकर ऐसे चल रहा है एंसिलरी फोर्स है, तो उस पर बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। चुनावी सवाल एक दो हम लोगों के हैं प्रशांत जी, आपसे बात होगी तो कभी। सवाल के पहले एक चुनावी सवाल के पहले एक सवाल ले लेते हैं कि आपने कहा कि नीतीश कुमार चाहेंगे तो एनडीए में कुछ होगा, मैंने कहा तीसरे नंबर आज की तारीख में। लेकिन आप यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो अपने मंत्रियों का नाम भी याद नहीं है। प्रधानमंत्री का नहीं, अब तो याद है। प्रधानमंत्री का भी नाम याद नहीं है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, तो आप ही लोग दिखाए चैनल पर जी कि उन्होंने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बता दिया। हम तो मंत्री पर कह रहे थे, हम तो फिर भी कॉशस थे जी, लेकिन उन्होंने खुद से प्रधानमंत्री का नाम गलत बता दिया। देखिए, मैंने कहा पेकिंग ऑर्डर एनडीए में कौन डिसाइड करेगा? मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे और कुछ हद तक नीतीश जी करेंगे। एक समय था जब ये ऑर्डर उल्टा था, नीतीश जी जो चाहते थे 2015 में 10 में वही हुआ, फिर उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप आती थी। अब वो ऑर्डर उल्टा है। बीजेपी इज रूलिंग बिहार थ्रू ब्यूरोक्रेट्स, थ्रू रिमोट चैनल। नीतीश जी आप देखिए विधानसभा में, उनका फोटो देखिए, वीडियो देखिए, बैठे हुए हैं बेचारे और 3 लोग उनको बगल में बैठे हुए उनके प्रोटेक्शन में। नीतीश कुमार अकेला ही आदमी काफी था सबसे डील करने के लिए। तो ये दिखाता है कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। वरना नीतीश कुमार को कोई इस तरह से जो बिहार में हो रहा है, ये संभव नहीं था कि कोई अपने आप को प्रोफेसर बना लेता, अपने बेटी दामाद को जॉब दिलवा देता। मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूं, नीतीश कुमार में 100 खामियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की बात ना नीतीश कुमार ने कभी की है, ना उनके रहते समझ में रहते हुए ये हो सकता था।
ये दिखाता है कि वो सिर्फ साइन कर रहे हैं या फिर उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार साइन कर रहे हैं और यह भी नहीं समझ रहे हैं कहां साइन कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को, शायद उसको टोटलिटी में उतना प्रोसेस करने की उनकी क्षमता, मानसिक स्थिति आज नहीं है। आप नीतीश कुमार के साथ उनके घर में ही रहे, नीतीश कुमार की एक मजबूती और नीतीश कुमार की एक कमजोरी जो आपने पकड़ी थी। मजबूती नीतीश कुमार की ये है कि दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। अच्छा, जब नीतीश कुमार आपको कमजोर दिखे तो उनको आप हल्के में मत लीजिए। ये लोग जैसे नरसिम्हा राव हैं, तब तो 2025 में भी हल्के से मैं आ रहा हूं उस पर। नरसिम्हा राव जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, नीतीश कुमार हैं। दे नेवर डू पॉलिटिक्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये एकदम बहुत शक्तिशाली नेता आपको कभी नहीं दिखेंगे। लालू जी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पॉलिटिक्स करते हैं, ममता बनर्जी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पॉलिटिक्स करती है, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, ये पॉलिटिकल ट्रेट है। तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है कि ये व्यक्ति कॉन्सेंसस मेकर हो सकता है, और वो इसलिए है कि दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। ये मतलब उनका स्ट्रेंथ है। कमजोरी ये है कि ही लैक्ड द पॉलिटिकल करेज। अच्छा। एक दौर था जब नीतीश जी चाहते तो बिहार में बिल्कुल अपनी व्यवस्था बना सकते थे। मुझे ऐसा लगता है, नहीं देश का तो मैं नहीं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ने नीतीश कुमार, वो कहते भी थे मेरे से कि नीतीश कुमार को बिहार ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार फुल फ्लेज्ड कभी अपने दम पर नहीं आए। तो एक एलिमेंट हमेशा उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म में एक एलिमेंट से हमेशा उनको कॉम्प्रोमाइज करके चलाना पड़ा। ये एक वजह है जिसकी वजह से वो इसलिए रहा क्योंकि उनमें वो पॉलिटिकल करेज कभी नहीं था। वो करेज उन्होंने 2014 में दिखाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, जिसकी वजह से फिर वो व्यवस्था बनी नहीं। जब हम उनके साथ थे तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी खुलासा कर देता हूं, मुझे हमेशा यही कहते थे कि मेरी इच्छा है कि प्रशांत जी एक बार अपने दम पर हम लोग पूरा बिहार जीत जाएं। अच्छा, ये चाहते थे नीतीश? चाहते, हमेशा हमको कहते थे कि आप मदद कीजिए और लगिए, तो अपने दम पर हम लोग पूरा बिहार जीत सकते हैं। तब हम लोग जो बात सही में करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, जिसमें तीनों सी में किसी सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसको करने के लिए जो पॉलिटिकल करेज चाहिए थी, वो करेज ही नेवर हैड। अच्छा, हम जिस राजनीतिक सवाल, चुनावी सवाल की बात कर रहे थे, अब हम लोग आपसे बात होगी तो होती रह जाएगी, खत्म ही नहीं होगी बात। चुनाव में आप 243 सीटें लड़ेंगे, क्या कितनी सीटें जीतेंगे, क्या मॉडल है आपका? देखिए, मैंने दो चीजें हमारी उसमें कहनी है। जैसे एक मॉडल नीतीश कुमार का है कि 5 सीट जीते 324 में से, लेकिन जमे रहे, डटे रहे और फिर मुख्यमंत्री बने तो 20 साल रहे। और भी कई मॉडल है कि एक ही बार में जीत के सरकार बना लिया, एनटी रामाराव और प्रफुल्ल महंता वगैरह टाइप का। आप कहां देखते हैं, किस मॉडल पर आपको लगता है कि हम लोग का मॉडल सेकंड वाला है, अर्श पे या फर्श पे। मैं आपको बिल्कुल कह देता हूं, या तो जनसुराज को 10 से कम सीट आएगी, या जनसुराज को इतनी सीट आएगी कि बिहार में, देश में इतिहास लिखा जाएगा। बीच में हम लोग नहीं मरेंगे। और अब जो दूसरा पार्ट है कि अगर 10 से कम सीट आई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर जितनी मेहनत आज कर रहे हैं, इससे दुगनी मेहनत और अगले 5 साल करेंगे। कोई मतलब प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे? सवाल इन, कहाँ छोड़कर कहाँ जाएंगे? बीच में क्या चुनाव कराने चले जाएंगे? इसी मिट्टी में समाहित होने के लिए अब आए हैं। इसी उम्र मिट्टी भी में समाहित, उम्र भी हो गई है जी। उम्र कहाँ हुई है? उम्र भी हो गई है। कोई उम्र नहीं हुई है, उम्र हो गई है। बहुत काम बिहार के लिए करना 10 साल देखिए, मैं अपने जीवन को 10 साल के फ्रेम में जीता हूं। मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में था, और जब वहां पर अपने एज और अपने लेगेसी, अपने पेडिग्री के हिसाब से टॉप पर था, तब वो जॉब छोड़ा मैंने 2011 में। तो मेरे जानने वाले उस समय, चूंकि मैं राजनीति में नहीं था तो बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो लोग जानते थे उनको ये आश्चर्य हुआ, भाई क्यों छोड़ दिया यार, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा था तुम्हारा। फिर मैंने 2011 से 2021 एग्जैक्टली 10 साल मैंने वो काम किया जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, और उसको उस दिन छोड़ा जिस दिन मैं उस विधा में टॉप पर था। और 2022 से मैंने यहां शुरू किया है, तो 10 बरस तो कम से कम इसको मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किसी चीज को करने में आपको 5 साल 10 साल लगता है। जिस चीज को लोग कहते हैं कि आप चुनाव जिताते हैं, भाई जब मैं मोदी को जिताने में मैंने मदद की 2011-12 विधानसभा में, तब तो कोई जानता ही नहीं था। जब लोकसभा में जीत गए तो लोगों ने कहा हाँ कुछ किए होंगे साइड में, लहर तो मोदी का था, इन्होंने क्या किया। जब बिहार में उनका उल्टा हरा दिया तो लोगों ने कहा कुछ तो जानता होगा, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं यार इनका क्या था, वो तो लालू नीतीश का समीकरण था। फिर पंजाब में जीते, फिर तेलंगाना जीते, आंध्र जीते, 10 साल तक लगातार जीते, तब आप मान रहे हो कि आपको चुनाव लड़ाने आता है। उसी तरीके से बिहार में भी लोग एक दिन में नहीं मानते, कोई नहीं मानता है। जिस दिन हम आए थे
तो लोगों ने कहा अरे बिहार में कौन पूछेगा, ये फॉरवर्ड क्लास के हैं। किसी ने कहा रही तो बिजनेसमैन ही तो भाग जाएंगे। लेकिन 3 बरस में बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस ये मान रहा है कि नहीं प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं, या अगर बिहार में कुछ होगा तो ये आदमी कर सकता है या जनसुराज कर सकता है। ये अचीवमेंट है। और हम लोग बहुत धैर्य, राजनीति में धैर्य की बहुत जरूरत है। और हार्वर्ड में एक स्टडी है जिसमें यह बताया गया है, 100 साल मानव सभ्यता के इतिहास को स्टडी करके उन्होंने बताया कि द सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज द ग्रीट। लगे रहना जिसको कहते हैं ना, आप लगे रहिएगा तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। लेकिन प्रशांत जी, आपने एक आपने नारा कहा- दिया था केजरीवाल के लिए कि लगे रहो केजरीवाल सेकंड जी। टर्म में आपने लगे रहो केजरीवाल। मैंने लिखा था 2020 में। हाँ, वही सेकंड टर्म था उनका जब, तो जी। आपने लिखा तो लगे रहो पीके, हम लोग कहें कि लगे रहो पीके। चलिए लगे अभी रहो एक पीको। सवाल है यहाँ हाँ, पर, नहीं, अभी मैं एक आपने सवाल कहा- ले लूं पहले। जी, जी। हाँ, समय भी कम है। सर एक सवाल फिर से, आप कह रहे हैं अर्थ पर या फर्श पर, जी हम मान लेते हैं आपको सरकार बनाने का मौका मिल गया, क्या इस वायदे पर आप कायम हैं कि सरकार बनते ही बिहार में शराबबंदी खत्म की जाएगी? प्रशांत किशोर फिर से इस मंच से दोहरा रहे हैं। इस मंच से दोहरा देते हैं, जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी तो विद इन मैटर ऑफ आवर्स और जी। डेज जो 5-6 काम होंगे, बिल्कुल, विद इन 2-3 घंटे के अंदर शराबबंदी के इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। यस, हटा दिया जाएगा। विद इन अ डे और 2 बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सारे लोगों को, विकलांगों को, विधवाओं को 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। तीसरा, एक नया मिनिस्ट्री 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर बना दिया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम और मैंडेट ये होगा कि बिहार में 50 लाख जो लोग बाहर गए हैं उनको वापस लाकर यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था 10 से क्या 12 बात है, हजार क्या बात है। कैसे किया जाएगा। चौथा, 1 महीने के अंदर वो व्यवस्था कायम कर दी जाएगी कि हर वो ब्लॉक पंचायत जहां पर सरकारी स्कूल की हालत अभी खराब है, वहां लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का जनवरी से एडमिशन कराइए ताकि उसका फीस सरकार भरेगी। तो फिर सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे। 5 नहीं खत्म होगा। ये किसने आपको कह दिया? आपको इतना पैसा है, आपके लड़के को कोई सरकार कह दे कि पीएमसीएच से आपका लड़का मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा। रमैया से करिएगा तो सरकार फीस भरेगी, पीएमसीएच से करेगा तो आपको फीस भरना होगा। आप अपने बच्चे को कहाँ मेडिकल में कराइएगा? पीएमसीएच में कराइएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भैया ये वर्ल्ड का रिसर्च है। जी, पब्लिक और प्राइवेट अगर दोनों की व्यवस्था पब्लिक को ऑफर हो तो लोग पब्लिक में जाना चाहते हैं। अगर आपको एम्स में सीट मिल जाए जी। तो आप अपोलो में इलाज कराने नहीं जाइएगा, क्योंकि क्लिनिशियन एम्स में बेहतर है। तो ये पूरे दुनिया में ऐसी व्यवस्था है जहां पर भी एजुकेशन वाउचर सिस्टम उपलब्ध है। तो हम लोग का अपना मानना ये है, जो हमारे साथ जितने एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, कि अगर बिहार में लोगों को ये सुविधा दे दी जाए जी, तो करीब करीब 1/3 लोग प्राइवेट में ऑप्ट करेंगे, 1/3 बच्चों के लिए। दूसरी बात, चूंकि आपने ये छेड़ दी है, तो सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। बिल्कुल। बिहार में प्राइमरी एजुकेशन के नाम पर हर बच्चे पर 864 रुपया प्रति महीने खर्च होता है। याद रखिए, कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा पूरे दिन आपको। 864 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज स्पेंडिंग। और वहां पर उसी स्तर पर अगर आप प्राइवेट विद्यालय में 400-500 रुपया रेगुलेटेड फीस दीजिएगा तो 400-500 में वहां बढ़िया ठीक ठाक स्कूल में भी टेम्पररी व्यवस्था हो जाएगी। और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा था कि ये व्यवस्था हो जाएगी, इसके साथ मनरेगा को हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने में मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, ताकि 1/3 जो कृषि योग्य जमीन है वह उसमें नकदी फसल की खेती होने लगे। आपको बस ये आंकड़ा दे देता हूं, बिहार में करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां पर खेती हो सकती है, कल्टीवेबल लैंड। उसमें आज सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल होती है। आइडियली ये कम से कम 15 लाख से 20 लाख एकड़ होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि 1/3 जमीन नकदी फसल कैश क्रॉप में मूव करे ताकि लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़े। और ये 5-6 काम मतलब मैटर ऑफ आवर्स, डेज और वीक्स में होगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं, जो रिफॉर्म चाहिए, सड़क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, लेकिन ये 5-6 चीज पब्लिक के नजरिए से तो आप समझिए 7 से 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में कर चलिए लिया जाएगा। 7 से 10 दिन। अब रैपिड फायर सेशन की ओर बढ़ते हैं। और समरीन,
हाँ बिल्कुल, तो रैपिड फायर सेशन हम लोग अब स्टार्ट उनको दे दिया, मतलब फंसाने वाला चीज इनके जिम्मे दे दिया है। चलिए पहला सवाल प्रशांत जी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में आपको ज्यादा मजा आता है या फिर पॉलिटिक्स करने में ज्यादा मजा? अभी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फर्क बस इतना ही है कि उस समय नेताओं के लिए बना रहे थे, अभी बिहार की जनता के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आपका सबसे सफल क्लाइंट कौन है? मोदी जी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन मेरा रेड्डी कोई या फिर क्लाइंट अरविंद है केजरीवाल? नहीं, मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, मैं खुद का ही क्लाइंट हूँ। नहीं, आपने काम किया जो ना, काम ये किया तो लाभ- खुद के लिए किया, किसी का झंडा लेके नहीं घूमते। इनमें बेटर कौन था, किसके साथ काम करके आपको हर अच्छा आदमी लगा? की अपनी ताकत है। हाँ। हर व्यक्ति जो ऊपर पहुंचा है, मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बेटा जब किसी से मिलिए तो आप उस आदमी में ये देखिए कि वो आदमी सक्सेसफुल क्यों है, ये मत देखिए कि उसमें कमी क्या है। मोदी की ताकत। इज ए वेरी गुड लिसनर, अच्छा, अच्छे श्रोता इज है। ए ग्रेट आप लिसनर। एकदम जनरल परसेप्शन ये है कि वो किसी की नहीं सुनते नहीं हैं, आप नहीं, ये वो बिल्कुल पब्लिक का contradictory- परसेप्शन हाँ। है। अंदर में ही हैज द पेशेंस कि एक विषय पे, अब तो मैं नहीं जानता हूं अब क्या स्थिति है, 10 साल 15 साल हो भी गए, लेकिन ही कैन लिसन आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, डेज एंड डेज ऑन वन इशू। ममता बनर्जी, करेज, पॉलिटिकल करेज। नीतीश कुमार, आपको बोला कि बस एकदम पोजीशन ऑफ वीकनेस से इमर्ज होके जगन मोहन रेड्डी, ड्रिवन आदमी है, अरविंद केजरीवाल, चालाक व्यक्ति है, चालाक। चालाक राजनीति। 4 लाख व्यक्ति। ठीक है, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सबसे मजा किसके साथ काम करके आया आपको, और सबसे ज्यादा आपको क्या लगा कि इनके साथ काम नहीं करना चाहिए? कोई ऐसा नाम है? काम करने के बाद सबके साथ यही लगता है कि इनके साथ काम ना करते तो अच्छा था। अगर बीजेपी आपको दोबारा बुलाती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तो जाएंगे या फिर मना कर कैसे देंगे? जाएंगे? प्रशांत आपने पत्रकारिता छोड़ दी और फिर आपको लाइव सिटी वाले बुलाएंगे कि आ जाइए, तो आप आ जाइएगा। आपने पत्रकारिता ही छोड़ दी, जब वो काम ही छोड़ दिया, तो चाहे ममता जी बुलाएं चाहे मोदी जी बुलाएं, वो काम ही छोड़ दिया। ठीक है, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चेक करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, ट्विटर चेक करते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं? अपना मूड चेक करते हैं या आज कैसे अपने आप को निकाले और फिर से मोटिवेट करें। पेपर में पढ़ता नहीं हूँ, टीवी देखता नहीं हूँ और कंप्यूटर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। रात से नहीं, 2013 में मैंने छोड़ दिया है। 2013 में छोड़। 2013 में लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर यूज़ किया था, उसके बाद कंप्यूटर यूज़ नहीं करता हूँ, पेपर नहीं पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ। जन स्वराज बनाने के बाद सबसे ज्यादा किसको मिस करते हैं? प्राइवेसी को या फिर सुकून को? नहीं, काफ़ी सुकून से ही हैं। प्राइवेसी को मिस करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु गेट स्केर्ड विद द स्टेबिलिटी। मुझे अपने जीवन में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो जितना क्योटिक लाइफ रहे उतना ही अच्छा है। स्थिरता नहीं चाहिए। स्थिरता नहीं चाहिए, वो पीके मेरी को- कमजोरी है, वही मेरी ताकत है। ठीक है, पीके को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब हैं? वादा टूटता है। प्रशांत किशोर को सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कब मुझे आता हर समय आता है, मैं है? वादा परमानेंट टूटता गुस्से में ही है तब रहता हूँ। गुस्सा आता है या टीम वाले लेट पहुंचते हैं गुस्सा तब गुस्सा आता है कि मतलब जब आप सामने वाले को देखते हैं कि एक ये बेहतर इसकी ज़िंदगी हो सकती है और उसको आप समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, समझते हुए भी नहीं समझ रहा है, तो गुस्सा आता है। रोज ही आता है, हर मिनट आता है। मुझे लोग पूछते हैं भाई आप मुस्कुराते नहीं हैं। मुझे किसी बहुत बड़े नेता ने कहा कि प्रशांत जी आप बिहार में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक चीज़ सीख लीजिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। नेताओं को मुस्कुराना पड़ता है। मैंने कहा भाई अगर मैं कोशिश भी करूं तो जिस तरह की मिजरी, जिस तरह की प्रॉब्लम मैं अपने अराउंड देखता हूं, उसके सामने आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे वो बड़ा फेकरी लगता है। मैं चाहूं तो भी मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूं। कोई आदत जो आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? गुस्सा कम करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम बेटर लिसनर। पुलिस प्राधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हमेशा हम देखते हैं आप तुम-ताम कर रहे होते हैं। तुम ताम इसलिए करते हैं कि इनका जो माइंडसेट है वो डेलिबरेट करते हैं। मैं अपने- जानबूझ के तुम-ताम करते हैं। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। हाँ। मैं अपने ड्राइवर को भी जी लगा के बोलता हूँ। अच्छा, ड्राइवर को लेकिन भी- इनको तुम ताम कर, दिलीप जायसवाल को तुम ताम किया क्योंकि जी। अभी भी कर रहे हैं लोग, इसलिए नहीं करते, कहता है कि ये उनका जाति नाराज हो जाएगा। ये लोग फ्रॉड हैं। मर्डरर को आप तुम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये पुलिस वाले ये कॉलोनियल माइंडसेट के हैं। प्रशांत किशोर बैठे हम पर लाठी नहीं मार रहा है, कोई गरीब आदमी मिल जाएगा उसको 4 लाठी मार देगा, इसलिए उसको तुम कहते हैं। प्रशांत किशोर अरे अगर सही में लॉ ब्रेक करने के लिए आप लाठी चला रहे जी। हैं तो आप पर भी लाठी चलनी चाहिए, प्रशांत किशोर पर भी चलनी चाहिए। बिल्कुल। हम तुम ताम कर रहे हैं तो हमको कह रहे सर 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 इधर चलिए, हमारे बगल में कोई लड़का खड़ा उसके सर पे लाठी मार दिया, इसलिए तुम ताम करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ये कॉलोनियल माइंडसेट है इनकी। ये नए अंग्रेज हैं, कहता है प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप बताइए जनता के लिए क्या प्रतिबंधित क्षेत्र हो सकता है? हम लॉलेसनेस नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र का क्या मतलब है?
आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधानसभा नहीं जगह रहेगा। देंगे, मुख्यमंत्री निवास नहीं में जगह रहेगा। देंगे। मैं आपको बता दूं, हम मुख्यमंत्री बने ना बने, जी। जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, लाठी चलना बंद हो जाएगा, किसी पर लाठी नहीं। और ये मेरा कोई नया फॉर्मूला नहीं जी। है। आप मुझे दिखा दीजिए जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, नॉर्वे में, किसी यूरोपियन कंट्री में, किसी अमेरिकन कंट्री में जहां पब्लिक पर लाठी मार रही हो पुलिस, आप मुझे दिखाइए कहीं। जितने भी मैच्योर डेमोक्रेसी हैं दुनिया में, क्या उनके पास पुलिस वाले नहीं है? आपने कभी देखा है पुलिस को लाठी चार्ज करते हुए लंदन की सड़कों पे? कभी आपने देखा व्हाइट हाउस के सामने पुलिस लाठी चार्ज कर रही है? कोई देखा हो तो बताए। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? प्रशांत भाई किशोर एक मिनट को- रुकिए। जी। नीतीश कुमार ज्यादा सुरक्षा की इनको जरूरत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जरूरत है? आप मुझे एक वीडियो दिखाइए जहां व्हाइट हाउस के बाहर लाठीचार्ज हो रहा हो। भाई पुलिस के का काम सुरक्षा है, लाठी मारकर डराना नहीं है। यहां ऐसे लाठी उठा के मारता है जैसे लग रहा है कि गधे को मार रहा है। मतलब सिटीजन्स के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, इसलिए उनको तुम ताम करता हूं। तो जानबूझकर तुम ताम करते हैं जी। अभी भी गुस्सा आ गया प्रशांत जी को। एक और सवाल है, सबसे ज्यादा आप किससे डरते हैं, पत्नी से या किसी और से? डरते अपने आप से। अपने आप से। नहीं अवॉइड नहीं कर रहा हूं, सीधा उत्तर दे रहा हूं, अपने आप से डरते हैं। पत्नी से भी नहीं डरते हैं? नहीं डरते, पत्नी से नहीं डरते, अपने आप से डरते हैं। ठीक है, अगर कभी आप पर फिल्म बने तो उसका मतलब प्रशांत किशोर का किरदार कौन निभाएगा? जो उसका डायरेक्टर हीरो होगा कौन वो चुन लेगा नहीं, अपने हम हिसाब आपको से। ऑप्शंस दे रहे हैं, हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। पंकज हमको कोई त्रिपाठी, हमारी कोई मनोज जानकारी वाजपेयी नहीं या है। प्रशांत किशोर खुद? हमको फिल्म बनाने की कोई जानकारी है नहीं, जो डायरेक्टर होगा वो चुन लेगा। वो चुन लेगा। अगर राजनीति छोड़नी पड़ी तो क्या कीजिएगा? किताब लिखिएगा या फिर कुछ एनजीओ बनाइएगा या फिर हिमालय पर चले जाइएगा? क्या करेंगे प्रशांत किशोर? अब देखिए 10 साल तो यही करेंगे जो कर रहे हैं। जब मैं जो पहले काम यानी कर कि रहा 32 में छोड़ दीजिएगा बिहार? नहीं, मैंने आपको ये कहा कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था उस समय आप पूछते 10 साल के बाद क्या करेंगे, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं वो काम कर रहा था तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मैं बिहार में आके ये करने लगूंगा। तो मुझे 10 साल के आगे की समझ नहीं है। 10 साल की समझ है कि 3 साल बीत गया, 5-7 साल तो निश्चित तौर पर बिहार में ही रहेंगे। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? कोई एक नाम? इतने नहीं है फ्रेंड मेरे, फ्रेंड मेरे हैं नहीं। है नहीं। अच्छा, बहुत फ्रेंडली लोग मेरे साथ हैं, लेकिन फ्रेंडली लोगों का के साथ होना और फ्रेंड्स के साथ होना दोनों में फर्क है। चिराग पासवान आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं? अब देखिए फ्रेंडशिप का डेफिनेशन हर का अलग अलग है। मैं जनरली मेरे साथ बहुत फ्रेंडली लोग हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग फ्रेंडली कॉलीग्स को, फ्रेंडली को वर्कर को फ्रेंड मान लेते हैं। फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अलग लेवल की चीज़ है मेरी समझ से। बचपन में क्या बनना चाहते थे? कोई तो सपना होगा, क्रिकेटर नौकरी बनना करना था, चाहते थे यार, ऑफिसर। चाहते थे 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाए ताकि बेरोजगार ना रहे। बात है, क्या बात? कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था अगर बिहार के हर युवा का सपना यही है ना। भाई। सपना क्या, मजबूरी है। ये नौकरी नहीं मिलेगी, शादी ब्याह नहीं होगा, घर सेटल नहीं होगा, बाप माँ से पैसे लेके जीना पड़ेगा। तो ये प्रेशर था कि भाई आप नौकरी कर लें, 20-25 हज़ार की नौकरी कर लें कहीं। तो आप बेटर लाइफ देंगे युवाओं को, जैसा आपने नहीं मतलब ये कोई हम कोई स्पेशल नहीं है। ये हर सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का उनका सपना भी है और उनका एक तरह से मजबूरी भी उनकी है। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मतलब सपने लेके पैदा हुए थे। ड्रीम्स ऑल्सो इवॉल्व एज यू इवॉल्व, योर ड्रीम्स इवॉल्व। क्योंकि आपकी कैपेसिटी भी, आप जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी ये थोड़ी नहीं कि आप साइंटिस्ट बन जाइएगा। अब्दुल कलाम जैसे बड़े लोग जो हर स्कूल में जाकर उन्होंने ये सिखाया कि ड्रीम बिग, उनका भी ड्रीम क्या था कि मैं एयरफोर्स में जाके पायलट बन जाऊं। वो थोड़ी जानते थे कि वो मिसाइल मैन बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ड्रीम्स ऑल्सो इवॉल्व। व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड नॉट बिकम प्रिजनर ऑफ योर ओन ड्रीम्स। वो ड्रीम्स भी इवॉल्व होता रहना चाहिए। एक और अंतिम सवाल, तेजस्वी चिराग सम्राट ज्यादा काबिल कौन है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लायक कौन है? किसमें ज्यादा संभावनाएं? देखिए अगर मुझे एज ए बिहारी, एज ए वोटर देना हो इन तीनों में, तो मैं चिराग पासवान को ही वोट दूंगा। मुख्यमंत्री बनने के लायक है? अगर मैं मुख्यमंत्री बिल्कुल बनने भाई बिल्कुल, मैं सीधे कह रहा हूं कि इन तीनों में वोट देना है तो चिराग पासवान को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोड़ दीजिए रैपिड फायर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो रैपिड फायर के बाद अगर कोई बरियल राउंड है तो क्या आपको बरी करेंगे? ये भी एक नया राउंड बनेगा। पहले पत्रकारों ने बनाया क्वेश्चन आंसर, लगा उसमें आप घेर नहीं पाते हैं तो रैपिड फायर। अब रैपिड फायर के बाद बनना चाहिए बरियल राउंड। अब आपको इसमें गाड़ देंगे।